क्या गाज़ा में तबाही मचाने वालों पर हो गई अल्लाह की पकड़? इजरायली सेना में बढ़ रही आत्महत्याएं। 2025 के सिर्फ कुछ महीनों में इतने सैनिकों ने की खुदकुशी। पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा। मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा सवाल। अगली खबर में आपको बताएंगे। गाज़ा में चर्च पर बमबारी के बाद वेस्ट बैंक के ऐतिहासिक चर्च पर इजरायली सेटलर्स का हमला। खेतों में लगाई आग। ईसाइयों में भयंकर गुस्सा। और साथ में आपको बताएंगे ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला ने ट्रंप की धमकी को बताया ब्लैकमेल। बोले जो भी ट्रंप का साथ देगा वो देश का गद्दार। और इसी के साथ आपको बताएंगे चीन ने लगाया जासूसी का इल्ज़ाम। विदेशी एजेंसियां चुराना चाहती थी कीमती खनिज। चीन ने दी सख्त चेतावनी। क्या इसके पीछे अमेरिका का हाथ है? वहीं यूरोपियन यूनियन ने फ़लस्तीनी लोगों के लिए 400 मिलियन यूरो का किया ऐलान। दोस्तों खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इजरायली सेना की रेडियो सेवा ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 की शुरुआत से अब तक 18 इजरायली सैनिकों ने आत्महत्या कर ली है, जिनमें से सिर्फ जुलाई महीने में 3 जवानों ने खुदकुशी की। इसकी तुलना अगर पिछले साल से करें तो 2024 के पहले 6 महीनों में 9 सैनिकों ने आत्महत्या की थी। रेडियो ने बताया कि यह आत्महत्याओं का आंकड़ा पिछले सालों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि ये आंकड़े इजरायली सेना की ओर से आधिकारिक नहीं है, बल्कि कुछ अंदरूनी और जानकार सूत्रों से मिली जानकारी पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 के पहले 6 महीनों में 15 सैनिकों ने खुदकुशी की और जुलाई में अब तक 3 और जवानों ने जान दे दी, यानी कुल संख्या 18 हो गई है। इससे जुड़ी एक और अहम जानकारी सामने आई है। इजरायल की मानसिक स्वास्थ्य संस्था ऐरान ने हाल ही में बताया है कि 6000 से ज़्यादा इजरायली सैनिकों ने मानसिक परेशानी के चलते उनसे संपर्क किया है। संस्था के अनुसार लगभग 28% कॉल्स में जवानों ने गहरी मानसिक तकलीफ की बात कही, जबकि 20% कॉल्स में चिंता, सदमा या गहरे दुख की बात हुई। इतना ही नहीं, 32% सैनिकों ने अकेलापन महसूस करने की बात कही और 10% जवानों ने बताया कि उन्हें निजी रिश्तों में मुश्किलें हो रही है। संस्था के प्रोफेशनल डायरेक्टर डॉक्टर शेरी डेनियल्स का कहना है कि कई सैनिकों को मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी मदद मांगने में शर्म या झिझक होती है, जिस वजह से हालात और बिगड़ जाते हैं। दोस्तों ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब इजरायल अमेरिका के समर्थन से गाज़ा पर अक्टूबर 2023 से अब तक लगातार हमले कर रहा है, जिससे कई संगठन नरसंहार के नाम दे रहे हैं। ऐसे में आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वहीं दूसरी ओर दोस्तों वेस्ट बैंक में इजरायली अवैध बस्तियों से जुड़े सेटलर्स यानी चरमपंथी यहूदियों ने एक बार फिर फिलिस्तीनी इलाकों और संपत्तियों पर संगठित हमला किया। इस बार मामला और भी चौंकाने वाला रहा, जब रामल्ला के पास स्थित एक ऐतिहासिक चर्च में इजरायली बस्तियों से आए लोगों ने दर्जनों गायों को घुसा दिया। दोस्तों ये घटना गुरुवार की है, जिसकी जानकारी 18 तारीख को दी गई। दरअसल ये ऐसे समय में हुई है जब इससे एक दिन पहले ही गाज़ा पट्टी में एक चर्च पर इजरायल ने बमबारी की थी और बाद में नेतन्याहू ने इसको लेकर दुनिया से माफ़ी भी मांगी। वहीं वेस्ट बैंक की घटना की बात करें तो ये घटना रामल्ला के पूर्वी कस्बे तायबा की है, जहां सेंट जॉर्ज चर्च में घुसकर करीब 80 गायों को अंदर छोड़ दिया गया। ये इस चर्च पर एक हफ्ते में तीसरी बार हमला है। स्थानीय लोगों ने इस हरकत को गंभीर अपमान बताया, क्योंकि ये जगह धार्मिक और ऐतिहासिक तौर पर बेहद अहम मानी जाती है, खासकर ईसाई समुदाय के लिए। स्थानीय निवासियों ने बताया कि करीब 1 महीने पहले इस इलाके में एक नई अवैध बस्ती बनाई गई है, जबकि तायबा एक ऐसा कस्बा है जहां ज़्यादातर ईसाई रहते हैं। तब से लेकर अब तक चर्च के आसपास के खेतों में आग लगाई गई, फसलों को जलाया गया और चर्च की दीवारों के पास हमला किया गया। वहीं इसको लेकर तायबा नगर पालिका ने एक आधिकारिक बयान में कहा, अल खदर चर्च इस इलाके के सबसे पुराने ऐतिहासिक चर्चों में से एक है। इसका धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व न सिर्फ तायबे के लोगों के लिए बल्कि पूरे फिलिस्तीन के ईसाई समुदाय के लिए बेहद अहम है, लेकिन न इसकी ऐतिहासिक अहमियत और न ही इसका पवित्र दर्जा इसे इजरायली बस्तियों के इन हमलों से बचा पाया है। बयान में आगे कहा गया कि ये हमले जानबूझकर उकसाने और ज़बरदस्ती नया हालात थोपने की एक कोशिश है, जिसमें नस्लवाद और हिंसा की झलक साफ दिखती है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा ने
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है जिसमें ट्रंप ने ब्राज़ील पर 50% टैरिफ लगाने की बात कही थी। लुला ने एक टीवी भाषण में ट्रंप के इस बयान को अस्वीकार्य ब्लैकमेल यानी ज़बरदस्ती का दबाव करार दिया। दरअसल ट्रंप ने ब्राज़ील की मौजूदा सरकार पर यह आरोप लगाया था कि वो पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के खिलाफ विच हंटिंग यानी राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। इसी बात को लेकर ट्रंप ने 9 जुलाई को ऐलान किया कि अगर ब्राज़ील और अमेरिका के बीच कोई समझौता नहीं हुआ तो ब्राज़ील पर 1 अगस्त से 50% टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि बोल्सोनारो पर 2022 के चुनाव को पलटने की साजिश में शामिल होने का आरोप है और उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। लुला डा सिल्वा ने अपने भाषण में कहा कि जो नेता ट्रंप का साथ दे रहे हैं वो असल में देश के खिलाफ काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा कि ब्राज़ील की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जाएगा और अमेरिका की किसी भी ज़बरदस्ती को मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों बीजिंग से एक बड़ी खबर सामने आई है। चीन की स्टेट सिक्योरिटी मिनिस्ट्री यानी राज्य सुरक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि कुछ विदेशी खुफिया एजेंसियां चीन से दुर्लभ खनिज चुराने की कोशिश कर रही थी। चीन ने आरोप लगाया कि ये एजेंसियां कुछ देश के अंदर के लोगों के साथ मिलकर ऐसा कर रहे थे। इनका मकसद था चीन से ऐसे कीमती खनिज ले जाना जो देश की आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद ज़रूरी है। हालांकि चीन ने किसी देश का नाम साफ साफ नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये एक गंभीर खतरा है और अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय ने बताया कि एक देश ने चीन के निर्यात प्रतिबंधों को तोड़ने के लिए नकली कागजात बनाए, शिपिंग डाटा में गड़बड़ी की और माल को सीधे मंजिल तक पहुंचाने की जगह किसी तीसरे देश से घुमाकर भेजा। दोस्तों कुछ दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने जो एंटी मनी मेटल एक्सपोर्ट पर बैन लगाया था वो अमेरिका में थाईलैंड और मैक्सिको के रास्ते बड़ी मात्रा में पहुंचा। दोस्तों चीन दुनिया की सबसे बड़ी रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोड्यूसर है। आंकड़ों के मुताबिक चीन 60% से ज़्यादा माइनिंग और 92% से ज़्यादा प्रोसेसिंग अकेले करता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों यूरोपीय यूनियन EU ने शुक्रवार को कहा कि वो फिलिस्तीनी लोगों के साथ खड़ा है, चाहे बात आपातकालीन मदद की हो या लंबे समय के लिए इलाके को फिर से खड़ा करने की। ये बात यूरोपीय यूनियन की मेडिटेरियन मामलों की कमिश्नर दुब्रावका स्विका ने कही, जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक ने फिलिस्तीन के लिए EU की 2025 से 2027 तक की बड़ी योजना के तीसरे हिस्से को मंजूरी दे दी है। इसके तहत फिलिस्तीनी बिजनेस और निजी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करीब 400 मिलियन यूरो यानी लगभग 465 मिलियन डॉलर के नए लोन दिए जाएंगे। दुब्रावका ने आगे कहा कि यह कदम फिलिस्तीन के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी आर्थिक हालत बेहतर करने की दिशा में बहुत अहम है। इसके साथ ही उन्होंने दुनिया के दूसरे देशों और संगठनों से अपील की कि वो भी इस काम में साथ आए और नई बनी पैलेस्टाइन डोनर प्लेटफॉर्म में हिस्सा लें। ये प्लेटफॉर्म गाजा और बाकी इलाकों में चल रही मदद और प्रोजेक्ट की निगरानी करेगा ताकि सभी का काम आपस में जुड़ा हुआ और असरदार हो सके। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही मध्य पूर्व और दुनिया भर की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।